गाइस अगले 2 दिन के लिए मेरा वो नेक्स्ट 2 डेज मेरा कंप्लीटली बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। दोनों दिन मेरे पास 12-12 14 घंटे की क्लासेस हैं स्टॉक मार्केट की, और वो थोड़ा उस क्लासेस मतलब अलग है। अमन तो तू उसमें परेशान मत होना, तेरे लिए अलग मैनेज करेंगे, वो थोड़ा सीनियर लेवल की है। सो कंपनी का जो शेयर अकाउंट हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये पर्टिकुलर कंपनीज अकाउंट को मैं आपको इन नेक्स्ट 15 डेज में तैयार कराऊंगा। मतलब फ्रॉम 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक ये चैप्टर चलेगा, 15 दिन। और मैं एक्स्ट्रा क्लास भी अकाउंट्स की लगाऊंगा। थरली करना है, अच्छे से करना है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान नहीं है। रियली लिटरली ये इंटरेस्टिंग भी है, टफ भी है, ट्विस्ट भी बहुत है इस चैप्टर में। इसीलिए इसके क्वेश्चंस पैरेलली लगाते चलना, साथ में चलते रहना, तो पीछे नहीं रह जाओगे। साथ में रहोगे तो हमेशा समझ में भी आएगा और आगे बढ़ोगे। लेकिन कंपनी के साथ साथ आपको पीछे ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनको भी साथ में तैयार करते रहना है। 3-3 दिन, 4-4 दिन, एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन करके करते रहना है, राइट फ्रॉम मंडे। For next 2 days, Saturday and Sunday, I will give you homework. You have to solve at least 15 to 20 questions. Bare minimum 15. 20 mark is your benchmark. 20 questions are your benchmark. So 15 minimum है, 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, 15 मिनिमम करने। ये करके मुझे मंडे को आप पीडीएफ के फॉर्म में जमा करोगे, मैं उसको चेक करूंगा, उसको चेक करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा क्लास में। तो शेयर्स का चैप्टर में लास्ट टाइम शुरू कर दिया था, शेयर्स कंपनी अकाउंट मतलब शुरू कर दिया था, मैं आपको शेयर के बारे में पढ़ा रहा था। इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने आपको कंपनी क्या होती है इसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपसे बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने बहुत इनडेप्थ में पढ़ाया था, शायद इतना इनडेप्थ में मैंने इसके पहले किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया। मतलब मैं ऊपर से ही जरूर बताता था कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थोड़ा बहुत समझा देता था, मतलब समझ में आ जाता था, इतना मतलब आ जाता था कि बोर्ड एग्जाम में अच्छी मार्क्स भी आएंगे, तुम लोग को कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है। लेकिन इस बार मैंने और इनडेप्थ घुस के समझाया था, एक एक पॉइंट को इलेबोरेट किया था विद एग्जांपल्स एंड पिक्चर फॉर्म में। तो आई होप आप लोग को पॉइंट समझ में आए होंगे। शेयर्स क्या होते हैं ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमको आज थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी में ही अभी हम अगले 2 क्लासेस 3 क्लासेस तो हमारी थ्योरी में जाएगी, 2 क्लासेस, 1 या 2 क्लास, मतलब आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास थ्योरी में जाएगी। उसके बाद अपन प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, और प्रैक्टिकल पे आने के बाद बैक टू बैक क्वेश्चंस होंगे, और इसके क्वेश्चंस टफ हैं, बड़े हैं और लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकल है, इसलिए लॉजिक्स को बहुत समझ के चलना। सो कितनी तरीके की कंपनी होती है, बेसिकली काइंड्स ऑफ कंपनीज। काइंड्स ऑफ कंपनी, कितनी तरीके की कंपनी है, अगर एग्जाम में आए एमसीक्यू में काइंड्स ऑफ कंपनीज में, तो काइंड्स ऑफ कंपनी पे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो एमसीक्यू दे सकते हैं, जिसपे आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। 3 तो कंपनी के काइंड्स के नाम दिए होंगे, मतलब काइंड्स ऑफ कंपनी में 3 तरह की कंपनियों के नाम तो दिए होंगे, चौथी कंपनी अलग गलत बताई होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजेक्शन कैसे करना है, वो गलत वाला कैसे निकालना है। गलत वाला तभी आपको पता चलेगा जब आपको सही वाला पता होगा। सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी वी हैव? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंपनी, मोटा मोटा 3 तरह की कंपनी होती है। एक होती है कौन सी? एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड जो ज्यादा नहीं, बहुत कम देखने को मिलती है, इसको ज्यादा हमें इन्वॉल्व नहीं होना, इसका बस बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इसका आपके कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो यहाँ पे गारंटी का सब सवाल आ गया। यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है लेकिन गारंटी तक लिमिटेड है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। वो भी आपको बिल्कुल थ्योरेटिकली समझना है, बस समझने के लिए समझना है, इसमें कोई इन डेप्थ आपके कोर्स में नहीं है। बस ये क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी का मतलब है, बस, और कुछ नहीं। सो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां आपको परेशान होना है या जहां आपको दिमाग दौड़ाना है, वो है तीसरा पार्ट, और इसका नाम है कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स ये आपके कोर्स की चीज है, और इसको भी इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको भी इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और वो 3 हिस्से कौन से हैं? एक हिस्सा है आपका इसमें प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है ये भी मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, अभी समझाऊंगा इसके बारे में। फिर दूसरा होता है पब्लिक कंपनी, ये क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और तीसरी जो बिल्कुल नई है, मतलब कुछ ही सालों पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इवन जब मैं पढ़ता था तब तो ये था भी नहीं, तो ये पिछले 3 या 4 साल पहले ही आया है, 1% कंपनी।
मतलब अब एक इंसान भी कंपनी खोल सकता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर है ना, सिंगल ओनर। पहली बार ऐसा हुआ है पूरी हिस्ट्री में कि हमारी कंपनीज लॉ में चेंजेस लाए गए हैं और अब एक अकेला इंसान भी कंपनी खोल सकता है। 1 पर्सन कंपनी भी क्रिएट की जा सकती है। इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा और इसके बारे में क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड में बहुत आते हैं, तो इसके भी कंसेप्ट अच्छे से समझना है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सारी बातें, हाँ या ना? यस सर, एक सेकंड के लिए चार्ट में खड़े हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो काइंड्स ऑफ कंपनी, हमारे देश में कंपनी, जैसे याद है ना, मैंने आपको बताया था एक बार पार्टनरशिप फर्म की, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के बारे में जितने भी कानून बने हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज लॉ, हर तरह की चीज पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। याद आ रहा है सबको, हाँ या ना? पार्टनरशिप 1932 में इसको यस डिफाइन किया गया था, ऐसे करके बताया था, याद आ रहा है? यस सेम चीज कंपनी के साथ है। हमारे देश में कंपनी के ऊपर भी एक पूरा एक्ट बना है और उस कंपनी का एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट, एक्ट 2013। आप लोग लिटरली बता रहे हैं ना, आप लोग के समय पे कंपनी एक्ट 2013 आया। जब मैं पढ़ रहा था तो कंपनीज एक्ट 1956 था। पूरी जिंदगी में 1956 के बाद से लेके 2013 में पहली बार इसको अमेंड किया गया, अपडेट किया गया। मतलब 1956 से लेके 2012 तक के बच्चों ने 1956 कंपनी लॉ पढ़ी है, मैंने भी 1956 पढ़ी है। अब 2013 आ गया है, आप लोगों के केस में 2013 आएगा। बहुत कुछ नहीं है, बस कुछ चेंजेस कर दिए गए, तो उसका नया नवीकरण कर दिया गया, एक न्यू नेम से बोल दिया गया कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनी एक्ट 2013 में कंपनीज को रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो जो कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हीं कंपनी के काइंड्स ऑफ कंपनी यहाँ पे बनाए गए हैं। मतलब उन्हीं कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो 3 तरीके की होती हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स में भी 3 तरीके की होती हैं, वो आपने देखा। कंपनी को कभी कभी वो लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से बुलाते हैं। कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। सो प्लीज कहीं अगर आप ये नाम सुने जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कंपनी बोथ आर सेम। लिटरली देखा जाए तो लॉजिकली ये नाम ज्यादा इस्तेमाल होता है पेपर्स पे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी बोथ आर सेम। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के 3 हिस्से, अनलिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में भी 3 हिस्सा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। ये कंपनियां होती क्या है, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल है कि अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। मैं इसके बारे में लिखा नहीं रहा हूं, कोई थ्योरी लिखाऊंगा नहीं मैं, सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि ये समझने के लिए ही दिया है कोर्स में, इसको समझ में आना चाहिए बस। सो अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, किसी को कुछ पता है? किसी को थोड़ा बहुत भी पता है तो जरा शेयर करें, जो भी आता है, जो भी फीलिंग है तुम्हारे अंदर, शेयर करो। सर, जिन कंपनी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हाँ, जिन कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन क्या लायबिलिटी मींस व्हाट, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? लाइक सर, अगर कंपनी लॉस में जा रही है और बहुत सारा डेट है, तो वो कंपनी के एसेट्स तो ले ही सकता है, और वो जो पर्सन है जिसका बिजनेस है उसकी पर्सनल एसेट्स भी ले सकता है डेट कंप्लीट करने के लिए। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल यही बात है। तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जहां आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक बार कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि भाई आपकी कंपनी में, आप देखो, आप कंपनी के, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप क्या कहलाए जाएंगे? आप कहलाए जाएंगे शेयर होल्डर या मेंबर। मेंबर और शेयर होल्डर एक ही होते हैं। तो जब किसी कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो उसको अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। मतलब अगर कल को वो कंपनी में कोई बड़ा लॉस होता है या कोई बहुत बड़ा लायबिलिटी आ जाता है, कोई बहुत बड़ा डेट आ जाता है, तो कंपनी के एसेट्स को सोल्ड ऑफ करके उससे जो पैसे आएंगे उससे वो लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। बट उसके बाद भी अगर वो लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पाई, तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन है? मेंबर्स आर शेयर होल्डर, मतलब जो मालिक है, ओनर है।
उन ओनर्स की भी पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, उसको भी बेचा जाएगा और उससे वो लायबिलिटी पे ऑफ की जाएगी। अगर कंपनी के एसेट्स पूरे नहीं हुए पड़े तो कंपनी के एसेट जब पूरे नहीं पड़ते, वो कम पड़ जाते हैं, तो पर्सनल एसेट्स को भी छेड़ा जाता है। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर हो रहा है? तो कभी किसी कंपनी पे जो उनके डेटर की क्रेडिटर की लायबिलिटी बढ़ जाती है। भाई क्रेडिटर कौन होता है? जो आपको उधार देता है। तो आपकी कंपनी है और आपके लिए कोई क्रेडिटर, मतलब आपको फ्यूचर में उनको पे करना है। तो जब क्रेडिटर की लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है या किसी तरीके की आउटसाइडर लायबिलिटी बढ़ जाती है और कंपनियां पे नहीं कर पाती है, तो कंपनी के एसेट्स को बेचा जाता है। और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेंबर्स का एसेट बेचा जाता है, मतलब मालिकों का एसेट्स बेचा जाता है। तो ऐसी कंपनी को हम अनलिमिटेड कंपनी की कैटेगरी में डालते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. नॉर्मली ऐसी कंपनियों में रिस्क बहुत होता है। नॉर्मली ऐसी कंपनी में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है ना, वो बहुत हाई होता है, टू हाई होता है ऐसी कंपनी में रिस्क। और बेसिकली देखा जाए तो ऐसी कंपनियां इंडिया में फाउंड नहीं होती। मतलब आप इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं पाएंगे। इंडिया में एक्चुअली ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाती है कंपनीज एक्ट में, अनलिमिटेड वैल्यू। जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, वो सारी की सारी भारतीय कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, वो लिमिटेड लायबिलिटी है या लिमिटेड बाय शेयर्स है, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है। इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज नहीं है। क्लियर हो गया सबको? हाँ या ना? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? बताओ। मतलब ये हुआ, ये वो कंपनियां होती हैं जहां पे इनके जो मेंबर्स हैं, देखो मेंबर्स याद रखो, मेंबर्स मतलब मालिक, मेंबर्स, यहां पे भी मेंबर्स, मेंबर्स मतलब मालिक। यहां मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। मतलब मान लो हम सब लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई इंडिया में, और उस कंपनी को बनाते समय हम सब ने एक वादा किया और हम सब ने उस कंपनी में एक गारंटी दी कि भाई ऐसा है, कल को अगर ये कंपनी बंद हुई या कल को इस कंपनी को वाइंड अप करने गए, मतलब बंद करने गए, या लॉसेस बहुत हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस कंपनी कुछ गारंटी लेता हूं कि इतनी लायबिलिटी मैं भी मैनेज कर लूंगा। अगर कंपनी की इतनी बड़ी कोई लायबिलिटी आई, कोई लॉस आया, तो मैं एज अ मेंबर ये गारंटी देता हूं अपनी कंपनी को कि मैं इतनी लायबिलिटी तक मैनेज कर लूंगा। मतलब इतनी लायबिलिटी को एडजस्ट करना, उसको कॉम्पनसेट करने की गारंटी मेरी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेंबर क्या करते हैं? मेंबर गारंटी दे रहे होते हैं। किस चीज की गारंटी दे रहे होते हैं? कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप पे आ रही है, तो हम कुछ हद तक उस कंपनी के लॉस, डेट या उस तरीके के नुकसान में भागीदारी देंगे। हम इतनी तक लॉसेस को फेस करेंगे, कॉम्पनसेट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी विच इज गिवन बाय द मेंबर। और ये कब होता है? किसी इवेंट पे। इवेंट क्या है? इवेंट है वाइंड अप। वाइंड अप इवेंट क्या है? यहाँ पे वाइंड अप। तो जब भी कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई है, तो जब बंद होती है कंपनी, तो जो भी लायबिलिटी बनती है, उस लायबिलिटी को गारंटी करना, मतलब मैं इतनी लायबिलिटी फेस कर लूंगा, मैं इतनी लायबिलिटी तक कॉम्पनसेट कर लूंगा। ये गारंटी दी जाती है कि एट द इवेंट ऑफ वाइंड अप, एट द इवेंट ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी को बंद किया जाएगा, तो हम इतना तक नुकसान झेल सकते हैं, इतना नुकसान हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। और ये गारंटी कब आएगा पिक्चर में? ये गारंटी तभी आएगा जब ये इवेंट होगा। इवेंट क्या है? सब लोग बताओ, व्हाट इज द इवेंट? इवेंट इज वाइंड अप। क्या है? बोलो सब लोग। वाइंड अप। वाइंड अप मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद की जाती है। जब कोई कंपनी पेपर पे पैदा होती है, तो उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। जैसी कोई कंपनी मरती है, तो उसको हम कहते हैं कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है। तो वाइंड अप के समय जब सारे मेंबर्स कुछ गारंटी ले लेते हैं, तो वो गारंटी तभी एक्टिव होगी। वो रिचार्ज, जब हम फोन रिचार्ज करते हैं, तो एक्टिव कब होता है? जब हम पेमेंट करते हैं। वैसे यहाँ पे वो गारंटी तब एक्टिव होगी जब वो कंपनी का इवेंट, वाइंडिंग अप का इवेंट शुरू होगा। ठीक, तभी इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? मतलब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहां पे कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी है,
वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, वो लिमिटेड होती है। कब, कहां तक लिमिटेड होती है? उसके शेयर्स तक। याद है मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, किसी कंपनी की शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपीज है, 100 रुपीज है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब जो उस कंपनी की एक शेयर की कीमत, अगर उस कंपनी की एक शेयर की कीमत 100 रुपए है उसकी बुक्स में, नॉमिनल वैल्यू हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी जाती है, बैलेंस शीट में दी जाती है। तो अगर उस कंपनी के एक शेयर की कीमत 100 रुपीज है और कम, एक सेकंड, हाँ 100 रुपीज है और कंपनी इस 100 रुपीज में से 20 रुपीज, फिर 30 रुपीज, फिर 30 रुपीज, फिर 20 रुपीज करके बुलाती है। एक बार में 100 रुपीज नहीं लेती है। कंपनी अपने मेंबर से कहती है आप पहले 20 रुपीज जमा करिए, फिर कहेगी 30 रुपीज जमा करिए। तो मान लो उसने आपसे 20 और 30 रुपीज जमा करवा लिए, तो आपसे कितने पैसे ले लिए कंपनी वालों ने? सब लोग बताओ, कितने पैसे कंपनी वालों ने ले लिए आपसे? 50। 100 रुपए में 50 रुपीज तो आपसे ले लिए, अब 50 रुपीज अभी भी बचे हुए हैं। तो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है बाई शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर का मतलब क्या है? मतलब ये कि कल को अगर कंपनी लॉस में जाती है और बंद होती है, तो कंपनी वाले कंपनी के मेंबर से उस जब पैसा वसूलेंगे, तो मैक्सिमम आपकी लायबिलिटी बीइंग अ मेंबर कितनी होगी? बचा हुआ पैसा 50 रुपीज। आप बोलोगे सर ऐसा है, मेरी लायबिलिटी सिर्फ 100 शेयर तक की थी और 100 रुपीज में से मैंने 50 रुपीज आपको जमा कर दिया है, रिमेनिंग 15 मैंने जमा नहीं किया था, ये आप ले लो, यहीं तक मेरी लायबिलिटी। 100 के ऊपर आपकी कभी भी लायबिलिटी नहीं जाएगी। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। सो वॉट एवर द शेयर्स वैल्यू, शेयर की वैल्यू क्या होती है? उसकी फेस वैल्यू, उसका नॉमिनल वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर किसी शेयर का नॉमिनल वैल्यू दिया है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि इस शेयर की कीमत है 10 रुपए, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए और कंपनी ने अभी तक 6 रुपए मंगवा लिए हैं, तो बताओ इस बंदे की और कितनी मैक्सिमम लायबिलिटी है? बताओ। 4 रुपीज। 4 रुपीज। 4 रुपीज। तो ये 4 रुपीज क्यों बोला तुम लोगों ने? क्योंकि इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी 10 के ऊपर जा नहीं सकती, ये लिमिटेड है। और यहाँ पे आप 4 रुपीज के ऊपर दोगे नहीं, क्योंकि 6 आपने ऑलरेडी जमा कर दिया। क्लियर हो गया? तो अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का ट्रिकी डालते हैं क्वेश्चन, कुछ घुमा के डालते हैं, तो आप सॉल्व कर पाओगे? यस सर। गुड। तो इसे कहते हैं जब मेंबर्स की लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है या स्ट्रिक्टली लिमिटेड कर जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नाउ दिस 10 रुपीज इज अ नॉमिनल वैल्यू। गाइस ये वर्ड याद रखना, नॉमिनल वैल्यू। दे विल यूज नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दो वैल्यू, ये वर्ड यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नॉमिनल वैल्यू तक का, याद रखना, नॉमिनल वैल्यू तक का आपकी लायबिलिटी होती है। नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है? क्लियर हो रहा है? कभी कभी क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए होगी बैलेंस शीट में, मतलब 10 रुपए का मतलब क्या हुआ? कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, लेकिन बाहर जाओगे स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो हो सकता है इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 600 रुपए है। तो कल को ये नहीं बोलेगी कंपनी कि भाई साहब हमारी कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज में 600 रुपए पे चल रही है, आपने तो अभी तक 10 रुपए में से 5 ही रुपए जमा किए। तो एक काम करिए, आप 600 में 600 रुपए जमा करिए, 500 रुपए आपने जमा कर लिए, 5 रुपए आप 595 और जमा करिए। कंपनी कभी भी ऐसे नहीं मांग सकती अपने वाइंड अप पे। कंपनी हमेशा नॉमिनल वैल्यू तक की एक मेंबर की जिम्मेदारी होती है, नॉमिनल वैल्यू, करंट प्राइस पे नहीं होती है। करंट मार्केट प्राइस तक कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ये याद रखना। दे कैन कंफ्यूज यू, और मैं आपको उस लेवल पे बता रहा हूं कि वो कंफ्यूज करते हैं। मुझे नहीं पता सीबीएसई वाले आईएससी वाले करेंगे नहीं करेंगे इस एज में आप लोगों के, बट ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। राइट? ये कंसेप्ट समझ के रखो। आगे बढ़ते हैं। ये 3 तरीके की कंपनियां होती हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो सबसे पहला कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी, फिर 1% कंपनी। अब एक एक करके इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है बॉस? ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सर जिसके शेयर्स बस ओनर्स के पास होते हैं। जिसके शेयर्स ओनर के पास होते हैं। मतलब क्या? मतलब ये जिस कंपनी, देखो इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसको 3 हिस्सों में मैं डिफाइन कर रहा हूं, समझो। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
किस कंपनी को हमारे देश में प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा? अगर वो कंपनी, उस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे जो कंपनी नंबर 1 रिस्ट्रिक्ट करती है। क्या रिस्ट्रिक्ट करती है? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर का मतलब क्या बताया था लास्ट टाइम, याद आ रहा है? ओनरशिप। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। एक्स के पास 1000 शेयर पड़े हैं किसी कंपनी के। अब एक्स अपने 1000 शेयर वाई को बेच रहा है, अब बदले में वाई एक्स को पैसे दे रहा है। तो जब वाई बदले में उसको पैसे देगा तो ये उसको शेयर्स देगा। ये होता है शेयर ट्रांसफरेबल हो रहा है, इसको कहते हैं शेयर को ट्रांसफर करना। नाउ दिस शेयर इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट इन प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। यहां पे प्राइवेट कंपनी में आप प्राइवेट कंपनी के शेयर को किसी दूसरे इंसान को बेच नहीं सकते। क्लियर हो रहा है? पहला कंडीशन। यस सर। सेकंड क्या कंडीशन है? लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। जो इसके मेंबर्स है, मतलब प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मालिक कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मालिक कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। 200 हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जो मेंबर्स हैं, वो 200 मतलब 200 लोग एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो सकते हैं, 200 के ऊपर नहीं हो सकते। ये दूसरा कंडीशन है अगर किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहना है तो। तीसरा क्या है? तीसरा कंडीशन क्या है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी पब्लिक को, ध्यान से सुनो, पब्लिक को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो उस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते या सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते। मतलब पहले इसको लिखो यहां, प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स मतलब रोकना। देखो गाइस, अभी बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये सब ट्रिकी पॉइंट है और ये सब थोड़ा हाई लेवल की पढ़ाई हो रही है तुम लोगों की। इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब for any securities, that is any security। सिक्योरिटी में क्या आता है? शेयर्स आता है, शेयर्स, ठीक है? या डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी आप पढ़ेंगे, टर्म 2 में आपके आएगा, टर्म 2 में आप पढ़ेंगे। इसके ट्रांजेक्शन, इसके आपके सब्जेक्टिव पेपर आएंगे ऑफ द कंपनी। गाइस ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को, मैं कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ सो दैट तुम लोग को वीडियो फॉर्म में समझा पाऊँ। फाइन, दिख रहा हूं मैं सबको? देखो सिंपल तरीका बता रहा हूं तुम लोग, सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत इजी है। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, अगर हम तुम अभी देखो, हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग 200 लोगों से कम है। हम 6-7 लोग हैं, 8-10 लोग हैं। हम लोग मिलकर अगर कोई कंपनी बनाते हैं तो क्या हमारे यहाँ मेंबर 200 से कम है? हाँ, कम है। तो हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन, हम जितने मेंबर हैं, हम सबके पास कंपनी के कैपिटल में से कुछ ना कुछ शेयर हमने लिया होगा। कंपनी का एक कैपिटल है, मान लो हम लोग कितने लोग हैं, इमेजिन करो 8 लोग हैं। हम 8 लोग मिलके कंपनी छोड़ रहे हैं और हर बंदा 1-1 लाख रुपए लगा रहा है। तो कंपनी की कैपिटल कितनी हुई? बताओ सब लोग, कंपनी की कैपिटल कितनी हुई? 8 लाख रुपीज। सर 8 लाख। 8 लाख हुई। 8 लाख में से 1 लाख रुपीज हम सबने डाले, 8 लोगों ने डाले। तो ये 8 लाख रुपीज को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उनके छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देते हैं, तो उसको शेयर्स कहते हैं। अब ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स सिर्फ हम ही 8 लोगों के पास होगा। हम 9वें किसी इंसान को नहीं देंगे, 9th पर्सन, 10th पर्सन, 11th पर्सन, कोई और नहीं आएगा। 8 लोगों के बीच में ये शेयर रहेगा। रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने या हम लोगों ने। तो प्राइवेट कंपनी का सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो हमारे पास ही रहेंगे। दूसरा, 200 से कम लोग होने चाहिए। हम 8 लोग हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी। मतलब बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, हम अपनी कंपनी के कोई भी शेयर्स, कोई भी डिवेंचर
किसी भी आम पब्लिक को बेच नहीं सकते। जैसे हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिलायंस प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसका मतलब रिलायंस प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलायंस का शेयर बीइंग अ पब्लिक मैं भी खरीद सकता हूँ, बीइंग अ पब्लिक आप भी खरीद सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जाओ, रिलायंस के शेयर खरीद लो। तो इसका मतलब रिलायंस के शेयर फ्रीली अवेलेबल है, पब्लिक भी उसको खरीद सकती है। तो क्या वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ या ना? नो सर। नहीं। तो No, अगर कोई sir. तुमसे पूछे क्या रिलायंस प्राइवेट कंपनी, तो तुम लोग क्या बोलोगे? नो सर। No, sir. वो पब्लिक कंपनी है। देखा, भले ही उसका प्राइवेट मालिक है मुकेश अंबानी, लोग कहते हैं अरे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। दैट इज नॉट प्राइवेट कंपनी। फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जो पढ़ा लिखा इंसान है, लिटरेट गाय है, उसके लिए दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, दैट इज अ पब्लिक कंपनी। व्हाई? बिकॉज उसके शेयर्स फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन परचेज एनी डैम टाइम, एनीवेयर। सो दीज थ्री कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपकी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है या कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में नहीं आते। समझ में आया? यस और नो? Yes, यस sir. सर। यस। सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इंडिया में जब आप प्राइवेट कंपनी खोलते हो तो प्राइवेट कंपनी के आगे हम कैसे बताएंगे कोई कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है? हाउ यू विल कम टू नो? अगर किसी कंपनी के नाम के आगे, मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है जगमोहन लाल, मैंने इसकी ऑडिट की थी, जगमोहन लाल एंड या जगमोहन लाल प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, किसी भी कंपनी, ये जगमोहन लाल नाम के एक भाई साहब थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोली और उस कंपनी के आगे ये पीवीटी लिमिटेड लगा होगा, पीवीटी लिमिटेड। तो जब किसी कंपनी के नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड लगा रहता है तो इसका मतलब वो कैसा है? वो प्राइवेट कंपनी है। कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। लेकिन अगर किसी कंपनी के नाम के आगे, मान लो यही कंपनी आगे जगमोहन से जगमोहन लाल लिमिटेड हो जाती है तो यहाँ पे प्राइवेट वर्ड चला गया, सिर्फ लिमिटेड हो गया। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। तो जब आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो ना, तो आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड खरीदते हो, RIL। उसकी कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में RIL नाम से, RIL, उसकी बैलेंस शीट RIL के नाम से बनती है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आया? अभी भी बाउंस किया? यस सर, आ गया। कूल। सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। ये सबको आया कि नहीं आया? सब लोग क्यों नहीं बोलते हो यार? Yes, sir. नहीं आ रहा है तुम लोग को? अगर वैसे पढ़ना है तो बताओ, वो रटाने वाले तरीके से वैसे पढ़ा दूं? नो सर। नो सर। लग रहा है सर अभी एक बार एक पहले वाला पेज एक बार टर्न कर दीजिए, एक बार पहले वाला। अंशिका को छोड़ के बाकी कोई इतना रिप्लाई नहीं करता। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं अंशिका की अलग से क्लास ले लूंगा सिर्फ, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल Sir, मैं तो करती हूँ. अरे पढ़ते क्या, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? यहाँ फटाफट बोलो सब लोग। एनी के बाद क्या लिखा हुआ सर? एनी के बाद क्या लिखा थर्ड पॉइंट में? किसके बाद? एनी के बाद थर्ड पॉइंट में एनी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज। सर ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला। क्या रे? ये थर्ड प्रोहिबिट्स एनी के बाद क्या लिखा है? ये इनविटेशन, इनविटेशन। अरे बुक में भी तुम्हारे दिया है, इनविटेशन। प्रोहिबिट्स मतलब किसी की इनविटेशन को रोकना। पब्लिक को इनवाइट नहीं करते कि वो आया कि कंपनी को शेयर खरीदे, क्योंकि पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकते। गाइस 1 मिनट से कम टाइम रह गया, रीजॉइन करो सब लोग। 8 लोगों, 8 के 8 तुरंत पहुंचो, तभी आगे बढ़ूंगा। जल्दी आओ।